तो यार आज हम लोग बात करेंगे क्वांटम फिजिक्स की। एक ऐसी फील्ड जो बहुत ज्यादा वियर्ड है और मिस्टीरियस है। मगर ये वियर्ड और मिस्टीरियस कैसे है? क्यों इस फील्ड में बहुत ज्यादा मिस्ट्रीज है? और आखिर ये है क्या? इसको आज हम आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करेंगे। मगर ये समझने से पहले कि क्वांटम फिजिक्स है क्या, हमें ये समझना होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो असल में इसकी शुरुआत तब हुई जब क्लासिकल फिजिक्स में क्रैक्स पड़ना शुरू हो गई। अब क्रैक से क्या मुराद है? मतलब ये क्लासिकल फिजिक्स असल में है क्या? क्लासिकल फिजिक्स वो फील्ड है जिसमें हम ये जितनी भी बड़ी चीजें हैं, द वर्ल्ड ऑफ लार्ज थिंग्स, जिसमें ये प्लैनेट्स आ जाती हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं, हम इसको समझते हैं। ठीक है। और फिर जब हम ये समझ रहे थे, जब हम इस यूनिवर्स को समझ रहे थे, इसके लॉस को समझ रहे थे, तब हमने एक बड़ी अजीब बात नोटिस की। हमने ये नोटिस किया कि जब ये लॉज हम छोटी दुनिया पे अप्लाई करते हैं, मतलब कि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे अप्लाई करते हैं, तो चीजें उस तरह काम नहीं करती, बल्कि हमारी जो प्रिडिक्शंस हैं वो फेल हो जाती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये क्या है? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जब कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब वो एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है, तो उसके एटम्स जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब जब उसके एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो उनकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा कम होती है। अब वेवलेंथ कम होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब अगर उनकी वेवलेंथ जीरो होगी, जो एनर्जी रिलीज होगा वो इन्फिनिट होगा। ये कहना था क्लासिकल फिजिक्स के मैथ का। मगर जब हमने असल में एक्सपेरिमेंट किए तो हमने ये जाना कि हाँ यार, वेवलेंथ कम हो रही है, मगर एनर्जी तो ज्यादा रिलीज ही नहीं हो रही। वो एनर्जी ज्यादा नहीं है बल्कि उल्टा कम है और नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स अब यहाँ पर फेल हो रही थी और इसको साइंसदानों ने बहुत परेशान करके रखा था। मगर फिर एक इंसान आए जिनका नाम था मैक्स प्लांक। प्लांक ने कहा कि यार रुको जरा, मुझे इस पूरी प्रॉब्लम को ना समझने दो। उन्होंने ये कहा कि बात पता है क्या है, हमारी बेसिक्स ही गलत है। एटम जो एनर्जी रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है वो कंटिन्यूस नहीं होती, बल्कि वो एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जिसको उन्होंने नाम दिया क्वांटा का। और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और वेवलेंथ बहुत कम, तो उस लेवल पे जो एनर्जी पैकेट्स हैं वो अवेलेबल ही नहीं होते। इस तरह हमने जो ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया। और ये याद रखें कि यहीं से जो क्वांटम फिजिक्स की थी ना, वो शुरुआत हुई। और ये लफ्ज जो है ना वो इधर से ही निकला है, क्वांटा, मतलब कि एनर्जी पैकेट। उसके बाद अभी भी हम जो क्वांटम फिजिक्स की असल में मिस्टीरियसनेस और वियर्डनेस है ना, उस तक नहीं पहुंचे। ये बस एक क्रैक था जिसे मैक्स प्लांक ने सॉल्व कर दिया, मगर अभी बहुत सी चीजें आना बाकी है। उसके बाद आए अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि यार ये जो लाइट है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, जिनको हम कहते हैं फोटॉन्स। और वही पहले इंसान थे जिन्होंने हमें ये बताया कि लाइट की एक्चुअल में दो नेचर है, एक है पार्टिकल लाइट और दूसरी है वेव लाइट। और ये बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग काम था, क्योंकि इससे पहले क्लासिकल फिजिक्स लाइट को सिर्फ एक वेव के तौर पे तस्वर करती थी, मगर आइंस्टाइन ने इस सोच को बदल के रख दिया और इस बात पे उनको आगे नोबेल प्राइज भी मिला। अब इसके बाद आए एक और साइंसदान जिनका नाम था डी ब्रोगले। अब डी ब्रोगले ने एक अजीब चीज कही। उन्होंने ये कहा कि आइंस्टाइन, आप ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो, आपकी बात ठीक है कि लाइट वेव की तरह भी है और पार्टिकल की भी तरह है, मगर एक्चुअल में ऐसा सिर्फ लाइट के लिए नहीं है, बल्कि अपने आसपास आप जो भी चीजें देखो, जो मैटर है ना, फिर बेशक मैं हूं, आप हो या कुछ भी है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये सब कुछ, ये एक्चुअल में वेव की तरह भी बिहेव करता है। ये वेव लाइक भी है, ये पार्टिकल लाइक भी है, और इसने सबको हिला के रख दिया। अब हम पहुंच रहे हैं वाकई उस क्वांटम फिजिक्स में। ठीक है। उन्होंने ये कहा कि ये सब चीजें दोगलापन शो करती हैं, ये वेव लाइक नेचर भी शो करती हैं, ये पार्टिकल लाइक नेचर भी शो करती हैं। अब उसके बाद आए दो साइंसदान जिनका नाम था डेविसन और जर्मर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की बीम को एक क्रिस्टल्स पर मारा,
ठीक है। जब उन्होंने क्रिस्टल्स पर मारा तो उन्होंने ये देखा कि डिफ्रैक्शन हो रही है। अब डिफ्रैक्शन कैसे हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो पार्टिकल हैं और डिफ्रैक्शन का प्रोसेस तो वो वेव्स शो करती हैं। तो ये क्या माजरा है। तो इस बात से उन्होंने डी ब्रोगले का जो हाइपोथेसिस था कि जो कोई भी पार्टिकल है वो वेव लाइक बिहेव भी करता है, ये बात ट्रू साबित होगी। अब मैं यहाँ चाहता हूँ कि अब यहाँ पर हम 1 मिनट का पॉज लें, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके बारे में आपने जरूर कभी ना कभी तो सुना होगा। कि एक्सपेरिमेंट कैसे है कि जब एक इलेक्ट्रॉन की बीम दो स्लिट्स के दरमियान से गुजरती है और वो सामने जाके स्क्रीन पर पड़ती है तो वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करती है। अब ये भी वही डी ब्रोगली की बात है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है मगर वो इंटरफेरेंस पैटर्न वो वेव का है। मगर यहाँ पर एक और मजेदार चीज है कि जब हम एक डिटेक्टर दरमियान में रखते हैं इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो एक्चुअल में पार्टिकल लाइक नेचर शो करती है। तो ये एक कंफ्यूजन है। अब ये सारा कुछ चल रहा है, एक तरफ हमारे पास डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट है और दूसरी तरफ हमारे पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और प्रॉब्लम सेम ही है कि ये दोगलापन क्यों शो करता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक और इंसान आते हैं जिनका नाम था एरविन श्रोडिंगर। अब श्रोडिंगर ने क्या कहा, श्रोडिंगर ने ये कहा कि एक्चुअल में वो जो वेव है ना, उसको एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड की तरह इमेजिन करो, जिसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मल्टीपल स्टेट्स में एक साथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो वेव भी हो सकता है, वो पार्टिकल भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी हो सकता है, वो वहां पर भी हो सकता है, और इस सब को उन्होंने अपनी मैथ के जरिए प्रूव किया था, जिसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब वो जो प्रोबेबिलिटी क्लाउड है जिसमें जो चीज जो इलेक्ट्रॉन है वो मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, उसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, इसका भी ये सिंबल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, और जब जब हम इसको मेजर करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्चुअल में जो वेव फंक्शन होता है ना, वो कोलैप्स कर जाता है। और जब ये वेव फंक्शन कोलैप्स करता है तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेट नजर आती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसे मेजर कैसे कर रहे हैं। इस केस में वो पार्टिकल लाइक होगी, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में। श्रोडिंगर को पता था कि ये चीजें हमें आसानी से समझ नहीं आएगी, तो उन्होंने इसके लिए एक बड़ी मजेदार सी एनालॉजी पेश की, एक थॉट एक्सपेरिमेंट पेश किया, और ये बहुत फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है। इसे हम कहते हैं श्रोडिंगर कैट। एरविन भाई साहब ने कहा कि आप ना एक डब्बा इमेजिन करो, ठीक है, उसमें ना 3 चीजें हैं, एक बिल्ली है, एक जहर है, और जो तीसरा है वो है एक रेडियो एक्टिव मेटल, और एक्चुअल में एक चौथी चीज भी है जो कि है एक ट्रिगर। अब एक्चुअली में होता क्या है, अब वो जो रेडियो एक्टिव एटम है ना, वो डिके हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब मे बी वो डिके हो। और अब जब वो डिके होगा तो वो जो ट्रिगर है उसको एक्टिवेट कर देगा, और जो पॉइजन है वो फैल जाएगा, जिससे जो बिल्ली है वो मर जाएगी। अब आप ये इमेजिन करो कि वो जो रेडियो एक्टिव एटम है जो डिके हो सकता है, वो एक सुपर पोजिशन की हालत में है। असल में बात पता है क्या है कि मल्टीपल स्टेट्स का एक साथ एग्जिस्ट करना, इसको हम क्वांटम फिजिक्स में सुपर पोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब वो बिल्ली भी सुपर पोजिशन की हालत में है, और वो जो रेडियो एक्टिव एटम है वो भी सुपर पोजिशन की हालत में है, और हमें नहीं पता कि एक्चुअल में अंदर है क्या, क्योंकि डब्बा बंद है। अब जैसे ही डब्बा खुलेगा वो वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाएगा, मतलब वो सुपर पोजिशन खत्म हो जाएगी। अब या तो 2 केस हो सकते हैं, अगर तो जहर हुआ मतलब रेडियो एक्टिव एटम ने डिके कर दिया तो बिल्ली मर जाएगी, अगर नहीं किया तो बिल्ली जिंदा होगी। तो इस तरह आप इस जो वेव फंक्शन है ना, इसको आप इमेजिन कर सकते हो। अब यहाँ पर 2 सवाल आ जाते हैं। अब जो हमने पहले भी बात की कि जो वेव फंक्शन है वो असल में कोलैप्स क्यों करता है, ऐसा क्या होता है कि यार वो सारी चीजें कोलैप्स कर जाती हैं और हमें सिर्फ उसकी एक ही तरह की नेचर शो होती है। अभी भी ये मिस्ट्री है कि वो वेव फंक्शन कोलैप्स क्यों करता है। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा सवाल था, जो जब हमें डी ब्रोगले ने बताया था कि एक्चुअल में लाइट नहीं बल्कि हमारे पास हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब वेव पार्टिकल डुअलिटी शो करती है। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि मैं और आप,
हम क्यों नहीं डुअलिटी शो करते, या मेरे सामने जो चेयर है वो क्यों नहीं डुअलिटी शो करती, ये ट्राइपॉड, ये कैमरा, ये चीजें क्यों नहीं डुअलिटी शो करती। अब डी ब्रोगले ने इसका भी जवाब दिया था अपनी इक्वेशन के जरिए। अब एक्चुअल में एक इंसान जो है या कोई भी चीज वो वेव जैसी नेचर शो करेगी या नहीं करेगी, ये डिपेंड करता है उसकी वेवलेंथ पर। अब वेवलेंथ क्या होती है, ये हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि जो डिस्टेंस होता है वेव की क्रेस्ट और ट्रफ में, जितना डिस्टेंस होता है उसे हम वेवलेंथ कहते हैं। अब इंसानों के लिए जो वेवलेंथ है ना वो बहुत कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि हमारा मास ज्यादा होता है और हमारी जो स्पीड होती है वो कम होती है। मगर इलेक्ट्रॉन के केस में देखें तो इलेक्ट्रॉन का मास भी कम होता है और उसकी स्पीड भी तेज होती है, मतलब कि जो वेवलेंथ है वो भी ज्यादा होगी। तो ये वजह है कि बड़ी चीजें, मैं, आप, ये कुर्सी, ये ट्राइपॉड, कैमरा, हम वेव नेचर शो नहीं कर रहे। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन की वेव पार्टिकल डुअलिटी, ये तो क्वांटम फिजिक्स की वियर्डनेस का एक हिस्सा है। क्वांटम फिजिक्स बहुत वियर्ड है, जिसमें जिसमें आपने सुना होगा, अगर आप लोग वाकिफ हो, क्वांटम इंटेंगलमेंट, जिसमें एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के दरमियान मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का डिस्टेंस होता है, मगर जब आप एक पार्टिकल को इफेक्ट करते हो तो वो दूसरा पार्टिकल भी इफेक्ट होता है। इसी को आइंस्टाइन ने कहा था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। और उसके बाद क्वांटम टनलिंग के बारे में कौन भूल सकता है, मतलब कि मान लो आपने बॉल दीवार पर मारी और वो दीवार के आर पार निकल गई। ये भी बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट्स को हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।